हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4 ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, अष्टक का नियम। अष्टक का नियम हमने पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ा है। अष्टक का नियम क्या बताता है कि प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है फॉर मोर स्टेबिलिटी। मोर स्टेबल होना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना चाहता है। इस मैजिकल 8 नंबर को ही अष्टक का नियम या ऑक्टेट रूल कहा जाता है और बहुत से यौगिकों के निर्माण को ऑक्टेट रूल की सहायता से समझा गया है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं। ये कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहें या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। किसी भी कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम है उसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। हम कह रहे हैं कि प्रत्येक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाना चाहता है, उसके बिना उसे स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं फिर भी स्टेबल हैं। वो कौन कौन से हैं? यहाँ कुछ एग्जाम्पल है BeCl2, BF3, AlCl3, LiCl, BeH2 एक्सेट्रा। सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल को देखें, लिथियम क्लोराइड LiCl। LiCl में हम देखते हैं कि लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम पीरियोडिक टेबल के थर्ड पोजीशन पे है। इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 एंड 2s1, यानी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और लिथियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। लिथियम को अपना ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना है? क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी 2 होती है, जबकि सेकंड शेल में 2n स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो लिथियम के सेकंड नंबर शेल के लिए मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 होनी चाहिए, यही ऑक्टेट रूल बताता है। लेकिन वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है लिथियम के, उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा। किसी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ईजी होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या लूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना या गेन करना उससे भी डिफिकल्ट होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना या गेन करना लगभग इम्पॉसिबल सा होता है। तो इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना कितना पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। इसी वजह से लिथियम क्लोरीन के एटम के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने आउटर मोस्ट शेल का ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, ना कि ऑक्टेट। देख पा रहे हैं हम इसमें। यहाँ हम देखते हैं कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s1 एंड 2p0। यहाँ सेकंड नंबर शेल में p नंबर शेल है, लेकिन यहाँ क्या है, 2p0 है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट ना कर पाने के कारण इसे अपना ड्यूप्लेट ही कंप्लीट करना पड़ रहा है। कम से कम हाफ स्टेबिलिटी तो हो जाए, फॉर सम स्टेबिलिटी के लिए, सम अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी के लिए, ताकि 2s2 हो जाए, आउटर मोस्ट शेल में 2s2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं फॉर सम स्टेबिलिटी के लिए। तो लिथियम क्लोरीन के एक एटम के साथ जुड़ता है और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ में ये क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन लिथियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है। हम देख पा रहे हैं लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, जबकि यहाँ ड्यूप्लेट कंप्लीट होने के बाद भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। इसी के साथ हम देखते हैं, जैसे लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के 2 एटम्स के साथ में अटैच हो रहे हैं और 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ में हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम ये फर्स्ट पीरियड में है, इनमें केवल 1 ही शेल है और 1 ही शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कैपेसिटी होती है फॉर स्टेबिलिटी। तो हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम। इसी के साथ हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है। पर हम देख रहे हैं कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो जब हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ रहा है तो इसके आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स ना होकर केवल 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और ये जो मॉलिक्यूल है स्टेबिलिटी के साथ में प्रेजेंट है, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल है बोरोन।
बोरोन जिसके की आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, देन बोरोन। लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में आ रहे हैं फ्लोरीन के साथ में। फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के साथ में, और फ्लोरीन की तीनों एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, जबकि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट ना होकर केवल आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहे हैं। तो ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और ये कहा जा रहा है इनकम्प्लीट ऑक्टेट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये देखा गया कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, यानी लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट फॉलो करते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, वो है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इन विच बॉन्डेड एटम हैव odd number of electrons in between them is called odd electron molecule. odd electron molecule हम देखते हैं कि जब हम लुईस स्ट्रक्चर को देखते हैं, कुछ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और लोन पेयर भी नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन में क्या है, जैसे हम एग्जांपल देखें, नाइट्रिक ऑक्साइड NO की बॉन्डिंग में हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में काम आ रहे हैं, एक लोन पेयर है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जिसे हम, जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसे फ्री रेडिकल बोला जाता है। ये फ्री रेडिकल है और ये आउटर मोस्ट शेल में जब हम काउंटिंग करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की 1 2 3 4 5 6 and 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ना होकर केवल 7 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रिक ऑक्साइड में। और इस तरीके से नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है लेकिन स्टेबल है। इस तरीके से एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं जो कि है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसमें कि नाइट्रोजन जो कि एक सेंट्रल एटम है 2 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है। इसमें एक ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। ये जो डबल बॉन्ड बना रहा है, इसमें दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। और साथ में ही दूसरा जो ऑक्सीजन है उसमें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों ही एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करते हैं और दोनों के ही ऑक्टेट को कंप्लीट करने में यूजफुल होते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में केवल एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में जाते हैं और दोनों ही एटम्स के लिए यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, नाइट्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ में शेयरिंग में लगे हैं। इस तरीके से ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। जब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो हम देखते हैं ये शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 + 5 6, और एक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री रेडिकल है, तो यानी 6 + 1 7 इलेक्ट्रॉन्स। इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ना होकर 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ये भी एक्सेप्शनल केस है ऑक्टेट रूल का। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और जिनके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम वैलेंसी देखते हैं तो हमने ये भी देखा है कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स और 8 - आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी कहलाती है। यहाँ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 - 5 करने पे 3 आता है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 आती है। तो इस अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये फ्री रेडिकल्स नाइट्रोजन में पाए जा रहे हैं और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के बजाय 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहे हैं। ये है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिसके कि आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन से भी अधिक इलेक्ट्रॉन हो। अभी तक हमने क्या देखा है
कि डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, जिसमें कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ऐसे मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी ले रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से भी अधिक इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो स्टेबल हैं, तो ये भी ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शनल केस में आते हैं। ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड, तीसरा आवर्त और उससे भी अधिक वाले आवर्त, जो हायर पीरियड जो है तीसरा या तीसरे से भी अधिक आवर्त वाले जो एलिमेंट्स हैं, मोस्टली उनमें इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। उनमें क्या होता है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट पाया जाता है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन से भी अधिक इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ऐसा क्यों होता है? ये होता है डी ऑर्बिटल्स के कारण। पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड से लेके उससे भी अधिक पीरियड वाले एलिमेंट्स में ब्लैंक डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। ये ब्लैंक डी ऑर्बिटल्स 1 से अधिक या 8 से अधिक वैलेंसी को शो करते हैं, बनाने में सहायता करते हैं। जब हम देखते हैं फास्फोरस को, फास्फोरस जो कि 15th नंबर एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जिसके कि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें 15th नंबर एलिमेंट है तो 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स जो कि 3s2 and 3p3। 3s2 and 3p3 जो कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है लेकिन ब्लैंक है। ये ब्लैंक डी ऑर्बिटल है जो कि 5d ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5। ये डी ऑर्बिटल है 3d ऑर्बिटल जो कि ब्लैंक है। यहाँ से जो 3s2 जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जंप करके 3d में चला जाता है और 3d में जाकर यहाँ आ जाता है। इस तरीके से 3s में कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 5 वैलेंसी शो कर सकता है। इस तरीके से फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड का निर्माण होता है। फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, सेंटर में फास्फोरस है और पांचों कोनों में कौन है? फ्लोरीन एटम है। ये फ्लोरीन एटम जिसके कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ में, ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ में फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। हम देख पा रहे हैं फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और फास्फोरस ने बनाए हैं 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाए हैं। 5 बॉन्ड के साथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है? 5 2 10, यानी फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये भी एक्सेप्शनल केस है किसी ऑक्टेट रूल के लिए। ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शनल है क्योंकि ऑक्टेट रूल बताता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए फॉर स्टेबिलिटी, और यहाँ फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड में फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें सल्फर के लिए, सल्फर जो कि 16th नंबर एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का और जस्ट फास्फोरस के बाद है ये सल्फर, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 3s2 and 3p4। तो इसमें क्या होता है? 3s2 इस s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में जा रहा है 3d में, और 3p का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में जा रहा है। इस तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं वैलेंस शेल में? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं वैलेंस शेल में, तो 6 वैलेंसी शो कर सकते हैं। और इसी तरीके से सल्फर हेक्साफ्लोराइड का निर्माण होता है। सल्फर जो कि 6 एटम्स ऑफ फ्लोरीन से ऐड होता है और ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, और इसी तरीके से फ्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं और साथ में ही सल्फर के 6 बॉन्ड बन रहे हैं। 6 2 12, यानी सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, जो कि ऑक्टेट बोल रहा है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये भी एक्सेप्शनल केस है ऑक्टेट रूल के लिए। कुछ एग्जांपल्स और हैं तो हम उनको भी कर लेते हैं। हैविंग एक्सपेंडेड ऑक्टेट इज कॉल्ड हाइपरवैलेंट कंपाउंड। हाइपरवैलेंट कंपाउंड कहा जाता है जो कि 8 से अधिक वैलेंसी शो करता है अपने आउटर मोस्ट शेल में। तो यहाँ देखिए H2SO4 एक और एग्जांपल है इसके लिए। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि बीच में सेंटर में सल्फर एटम है और चारों ओर ऑक्सीजन से जुड़ा है और साथ ही टर्मिनल पोजीशन पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है, चारों ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं और साथ में ही सेंट्रल एटम पे जो सल्फर है वो कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रहा है। 6 2 12, यानी सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने 12 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एक और एग्जाम्पल है।
12 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सल्फर। यहाँ एक और एग्जांपल है सल्फर डाइक्लोराइड, जिसमें कि सल्फर का एक एटम 2 क्लोरीन के एटम के साथ जुड़ा है, जिसके कि आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में आकर सल्फर के साथ में जुड़ रहे हैं और क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं और साथ में ही सल्फर के 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यानी सल्फर ऑक्टेट रूल को भी फॉलो कर रहा है और एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को भी फॉलो कर रहा है। यानी ये कोई ऑक्टेट रूल कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है किसी भी एटम के लिए कि इसको फॉलो करना ही। उसके बाद सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में देखा गया कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उनमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है और एक्सपेंडेशन के लिए, किसी भी ऑक्टेट के एक्सपेंडेशन के लिए डी ऑर्बिटल्स की जरूरत होती है। अगर डी ऑर्बिटल्स इनमें एलिमेंट्स में है ही नहीं तो इनका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो। उसके बाद देखा गया कि नोबल गैसेस जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने पर वो स्टेबल होती है, रिएक्शन नहीं करती, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ नोबल गैसेस जैसे कि जिनॉन है, क्रिप्टॉन है, ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है। ये पाया गया कि जिनॉन और क्रिप्टॉन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड्स का निर्माण करती है। ये कंपाउंड बनाती है, तो मतलब कैसे कह सकते हैं कि ऑक्टेट रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। ऑक्टेट रूल का स्ट्रिक्ट नहीं माना गया क्योंकि ऑक्टेट रूल को फॉलो करने वाले 95% एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन 5% जो एलिमेंट हैं वो एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद देखा गया कि ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑक्टेट रूल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ऑक्टेट यानी नंबर, 8 नंबर, ये केवल नंबर को शो करता है, ये किसी भी तरीके से शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो ये एक ड्रॉबैक था ऑक्टेट रूल के लिए। इट डज नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेस्ड ऑफ एनर्जी के बेस पे रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालना भी ऑक्टेट रूल के कोर्स में नहीं था। तो ऑक्टेट रूल द्वारा किसी भी एटम की रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालना पॉसिबल ही नहीं है। जब ये केवल नंबर को ही शो करता है, ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो नहीं कर सकता, एनर्जी को शो नहीं कर सकता, स्टेबिलिटी को शो नहीं कर सकता, तो ये सारे ड्रॉबैक रह गए। जो ड्रॉबैक रह गए थे ऑक्टेट रूल के वो थे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला जो मॉलिक्यूल था, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ये सारे इसके ड्रॉबैक थे। साथ में ही नोबल गैसेस वाला भी इसका ड्रॉबैक रह गया कि नोबल गैसेस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये रिएक्शन कर रही है। तो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उसके ऑक्टेट रूल पे डिपेंड करें या ना करें? तो ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं देखा गया कि ऑक्टेट रूल कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। 95% जो एलिमेंट है वो इस ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन केसेस हैं। इस पीरियोडिक टेबल में 5% एलिमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं, जो कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट कर रहे हैं या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट कर रहे हैं या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में आ रहे हैं। इस तरीके से आज हमने कंप्लीट किया है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो आई विश बच्चों आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।